सो सर ने स्टार्ट किया था वी लुकअप से एंड डैशबोर्ड सर ने बताया था। जनरली क्या होता है, वी यूज़ वी लुकअप एंड मैच के कॉम्बिनेशंस हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं और एक एरर आते रहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एरर वी जनरली फेस इन दी एक्सेल। वन इज़ #NA एरर, सेकेंड इज़ रेफरेंस एरर एंड थर्ड इज़ वैल्यू एरर। सो कोई बोल सकता है वैल्यू एरर कब आता है? एक्सेल यूज़ करते हैं जनरली सब। वैल्यू एरर ओके, सो यू मीन टू से टेक्स्ट में सेव्ड है, टेक्स्ट फॉर्मेट है एंड आप उसको नंबर के साथ में कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हो तो वैल्यू एरर आएगा। ओके फाइन। रेफरेंस एरर ओके। NA एरर ओके ओके सॉरी। देखिए अभी कैसा होता है कि मैं यहाँ पे 1 0 2 3 डाल रही हूँ और मेरा इनवॉइस नंबर सीरियल नंबर है 1023 मैं डाल रही हूँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, तूने गलत टाइप किया, मैंने इसको कस्टमाइजेशन दिया हुआ है दैट्स वाई। बट जनरली अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करते इक्वल्स टू वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू ले लिया इसको, कॉमा ऑन द बेसिस ऑफ द सीरियल नंबर आई वांट टू गेट द आउटपुट। सो यहाँ पे मैंने इसको कॉमा कर दिया। देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे सेल्स का अमाउंट आ जाए। सो आई विल सिलेक्ट दिस माई लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर, कॉमा कॉलम नंबर 3 आई विल यूज़ बिकॉज मुझे थर्ड का आउटपुट चाहिए, कॉमा 0 बिकॉज आई वॉन्ट एग्जैक्ट 1, एंटर। सो NA एरर आ गया। सो जनरली क्या होता है वी लुकअप हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ एरर मेनली आता है। आप जो बोल रहे थे स्पेल वाला, वो क्या होता है कि रेफरेंस और रेंज में जब भी इश्यूज़ रहती है ना तभी वो आता है, बट वो जब आपका लार्ज डेटा सेल रहता है तभी आता है। बट फर्स्ट नॉर्मल केसेस में आपका NA एरर आता है, रेफरेंस एरर आता है और वैल्यू एरर आता है, ये 3 आता है। सो जो कॉमन आंसर था वैल्यू के लिए टेक्स्ट एंड नंबर को कैलकुलेट करते तो आता है, देन आंसर इज़ रॉन्ग। दैट इज़ फॉर द नॉर्मल एक्सेल, नॉट फॉर द वी लुकअप। सो जनरली हमारा जो एडवांस ITT का सेशंस रहता है तो देर लाइक सीनियर्स रहते हैं राइट। सो उनके जूनियर्स रहते हैं तो हम पहले से ही बोलते हैं कि आपके पास जूनियर्स रहेंगे तो वो लोगों के पास एरर्स आने वाली है, तो आप दूर बैठो और दूर से ही बोल दो ओके रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है, तू वहाँ पे जाके चेंज कर ले, काम हो जाएगा। तो उसको फील होगा कि येस मेरे सीनियर को काफ़ी अच्छे से पता है। सो लाइक दैट। तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, ओके वहाँ पे जाओ ऑल्टर कर लो, काम खत्म हो गया, बिकॉज ये 3 से तो मोस्टली चौथा वाला आने ही वाला नहीं है। सो फर्स्ट एरर NA एरर। NA एरर कभी आता है जब भी आपने लुकअप वैल्यू रॉन्ग डाला है और लुकअप वैल्यू इज नॉट पार्ट ऑफ योर टेबल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो लास्ट नंबर है वो 1015 है। अब ये 1015 है और मैंने तो यहाँ पे डाला है 1023। सो ये तो पार्ट ऑफ टेबल ने नहीं है ना, सो दैट्स वाई आई गॉट द NA एरर। सेकेंड कौन सा था? रेफरेंस एरर। ओके, सो रेफरेंस एरर कभी आता है जब भी आपने उसको कुछ ऐसा ढूंढने बोला है कि जो आपके टेबल एरे में ही नहीं आ रहा है। लेट्स से यू हैव गॉट 3 कॉलम्स इन द टेबल, सीरियल नंबर, नेम एंड सेल्स राइट। सो यहाँ पे आपने डाल दिया है नंबर 5। वी डोंट हैव 5 कॉलम्स इन द टेबल राइट, एंटर। सो अरे सॉरी होल्ड ऑन, अभी यहाँ पे 1015 डालते हैं तो ये रेफरेंस एरर आ जाएगा। रेफरेंस एरर कभी आता है व्हेन वी आर इंसर्टिंग बियॉन्ड रेंज का हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर डालते हैं तभी रेफरेंस एरर आता है। एंड वी ऑल नो नॉर्मल बेसिक वी लुकअप से हमारा काम कभी भी नहीं होता है। वी यूज़ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन या तो वी लुकअप एंड मैच फंक्शन फॉर द डैशबोर्ड, जो सर ने पहले डैशबोर्ड आपको डिस्प्ले किया था। अगर फ्यूचर में आप कभी यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल यूज़ मैच फंक्शन। सो मैच फंक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को लुकअप वैल्यू बिल्ड करने में। सो लुकअप वैल्यू अगर आपने रॉन्गली सिलेक्ट कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉलम इंडेक्स नंबर रीड ही नहीं कर पाएगा। और अगर वी लुकअप को ऐसा लगता है कि आपने कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डाला ही नहीं है और आपने एंटर कर दिया तो हैश वैल्यू एरर आ जाएगा। सो वी लुकअप में वैल्यू एरर कभी आता है जब भी आपने वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालना अगर आप भूल गए हो तो वैल्यू एरर आता है।
सो जनरली हमारे पास अगर स्टाफ है या कोई भी है तो ये लोग हमेशा ये चीज़ों से स्ट्रगल करते रहते हैं कि ये एरर किसकी वजह से आया और क्यों आया है। सो ये तीनों चीज़ों को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फॉरेंसिक करते हैं, फॉरेंसिक की कुछ फाइल्स होती है, जैसे कि मेरे कुछ वेंडर्स है और वो वेंडर्स जो मेरे हैं वो एम्प्लॉय बन के नहीं रहने चाहिए, या तो वाइस वर्सा एम्प्लॉय है उनको मैं अलाउ नहीं करती कि आप मेरे वेंडर्स बन के रहो। जैसे बैंक में हम बोलते हैं ना, यू कैन नॉट ट्रेड, आपके पास बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, तो हम क्या करते हैं सेपरेटली HUF करके, फिर देखो करना है वो तो करना ही है, हम लोग अलग रास्ता ढूंढ लेंगे, बट होता तो अलग वैसे ही है। सो सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो कि एम्प्लॉय है वो आपका वेंडर नहीं बन सकता है, नाउ यू वांट टू चेक कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो वेंडर बन के छुपा हुआ है। उसके लिए मैं आपको बाद में डेटा डिस्प्ले कर दूंगी। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉय नेम है वो वेंडर वाले नेम में मैच हो रहा है कि नहीं, दैट यू आर सपोज टू कंपेयर। सो व्हाट यू विल यूज़ नाउ, VLOOKUP। अब आप VLOOKUP यूज़ करोगे तो बहुत सारे जेन्यून केसेस रह गए, तो बहुत सारे NA आने वाले हैं, क्योंकि वो तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो वह NA ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक ऑप्शन डालते इफ़ एरर, जो प्रीवियस वर्जन में यूज़ होता था, अभी तो इफ़ NA भी यू कैन यूज़। इफ़ एरर, दैट मीन्स इफ़ देर इज़ द एरर व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्प्ले। सो यह हमारा VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। सो यहाँ पे हमारा VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला आ गया है। सो इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन VLOOKUP, पूरा VLOOKUP का हमारा फॉर्मूला, कॉमा व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्प्ले। तो जैसे मैंने पहले ऐसा लिखा हुआ था, तूने गलत टाइप किया। सो एनी फनी मैसेज और एनीथिंग यू कैन इंसर्ट। लेट्स से यू वांट टू गेट द ब्लैंक सेल ओनली। सो आप ऐसा ब्लैंक सेल डाल के एंटर कर देते हो और यहाँ पे 1 0 2 3 हम डाल देते हैं, तो ये ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। सो बहुत सारे डेटा में जब भी हमें बहुत बार NA या तो कोई दूसरे एरर्स देखने पड़ते हैं, तो हम इसको एक्सेल को पहले से कमांड दे देते हैं कि अगर एरर आता है देन प्लीज़ डिस्प्ले दिस, ऐसे करके। सो ये इफ़ एरर का काम है, ये इफ़ एरर का फंक्शन है, सर ने बताया था इसलिए छोटा सा हमने ये टास्क कर लिया। डेटा वैलिडेशन, आई नो शायद से प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को पता भी हो या ना भी पता हो, बिकॉज वी हैव गॉट द मिक्स क्राउड। सो एक क्विकली हम लोग 5 मिनट्स में डेटा वैलिडेशन को हम समराइज़ कर लेते हैं। तो एक हमारे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे टास्क टेक्स्ट फंक्शन में, जो ये तो मेजॉरिटी लोग करते ही रह गए बहुत रूटीन में, कि जैसे कि यहाँ पे पर्सन का नेम दिया हुआ है एंड पर्सन का सरनेम दिया हुआ है एंड सबसे पहले पैन नंबर दिया हुआ है एंड पैन नंबर, जो पर्सन का पैन नंबर है वो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 10 कैरेक्टर्स, राइट? हाँ, यस। और वो 10 कैरेक्टर के लिए तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि 10 कैरेक्टर्स है कि नहीं। लेन इक्वल्स टू लेन हम यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ओपन एंटर। सो ये 12 आ रहा है, 12 इज बिकॉज ऑफ दैट कैन बी एनीथिंग, राइट? सो अगर हम मैन्युअली अगर काउंट कर रहे हैं तो ये 10 ही दिख रहा है भाई, तो दैट मीन्स ओनली कि ये स्पेसिंग्स की वजह से इट इज़ टू बी अज्यूम्ड। सो वहाँ पे हम लोग अगर ये 12 स्पेसिंग्स की वजह से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रीम। सो इक्वल्स टू हमने ट्रीम यहाँ पे कर दिया, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये ट्रीम हो जाएगा। ये एकदम बेसिक्स है, सो आई नो एवरीवन के लिए ये बहुत ही नॉर्मल है, बट यहाँ पे अभी आते हैं हम लोग वापस चेक करेंगे इसका लेंथ कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो इक्वल्स टू LEN ब्रैकेट ओपन एंटर। सो अगेन ये 10 हो गया, दैट मीन्स दैट वाज बिकॉज ऑफ द स्पेसिंग्स ओनली। अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि योर 5th कैरेक्टर हैज़ टू बी योर सरनेम्स फर्स्ट इनिशियल, फिफ्थ राइट, सरनेम्स फर्स्ट इनिशियल हैज़ टू बी 5th कैरेक्टर। सो अभी मुझे अगर इसका 5th कैरेक्टर चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करूँ, ओके लेफ्ट करूँ मैं और कॉमा 5, राइट? सो कॉमा 5 करूँ, 5 कैरेक्टर्स आ जाएंगे यार। सो यहाँ पे लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट देता है। लेफ्ट की एक ही कैपेबिलिटी है कि लेफ्ट को अगर तुम बोलो कि फर्स्ट कैरेक्टर दे दो तो बहुत ईमानदारी से फर्स्ट कैरेक्टर दे देता है। बाद में अगर आप बोलो कि 5 तो वो सबको साथ में लेके आता है, लेफ्ट से सबको साथ में लेके आएगा। फिर बोलो 6 तो वो सबको साथ में लेके आता है, अकेला नहीं आता है वो।
यस, दैट कैन बी डन। अगेन राइट भी अगर आप कर रहे हो अप्लाई, सो राइट से फर्स्ट को वो देगा, बाद में लेफ्ट वालों को नहीं देगा, और देगा तो सबको साथ में लेके आएगा। सो बेटर है मिड। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मिड फंक्शन। सो कभी भी हम लोग लेफ्ट यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा रहेगा ऑडिट में हम लोग रिलेटिव साइज फैक्टर थियरी यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर अवेयर, फोरेंसिक में रिलेटिव साइज फैक्टर थियरी यूज़ करते हैं। तो टॉप 2 जो ट्रांजैक्शंस होती है हमारी वाउचर की, हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करते हैं सबसे पहले। आइडिया सॉफ्टवेयर किसी ने यूज़ किया है? ओके, हाँ, ऑडिट सैम्पलिंग के लिए या आइडिया सॉफ्टवेयर बहुत बड़े लोग ही यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टू कॉस्टली, बहुत बड़े लोग ही यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे तो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में आता है आइडिया सॉफ्टवेयर। तो हम लोग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग में सिखाते हैं आइडिया सॉफ्टवेयर, और 1 लाख रुपीज़ पर एनम आई गेस फीस है। 1 लाख पर एनम है ना आपका? आपको डिस्काउंट मिला रहेगा सीए के, हाँ इसके ऊपर, हाँ वही उसके बेस पर डिस्काउंट मिलेगा। सो आइडिया सॉफ्टवेयर आप क्या करते हो, जनरली सैम्पलिंग के लिए यूज़ करते हो। आपने सैंपल ले लिया, सो टॉप 2 जो रहते हैं इसके, अपने टॉप 2 को निकालने रहते हैं। टॉप 2 ट्रांजैक्शंस को आपने निकाला, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपने उसके प्रपोर्शन को ढूंढना रहता है। एंड वो प्रपोर्शन, लेट्स से कि इट हैज़ टू बी 1 और इट हैज़ टू बी नियर टू 1। अगर 1 से प्रपोर्शनेटली अगर बहुत ज़्यादा दूर गया तो वो डेटा फ्रॉड्यूलेंट है, स्ट्रेट है। जब हम बेनफोर्ड अप्लाई करते हैं उसके बाद में रिलेटिव साइज फैक्टर यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली फ्रॉड इज। सो ये सब टेक्निक्स जब यूज़ करते हैं तो अभी हमें लेफ्ट यूज़ करना पड़ता है, लार्ज फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस है बट कहीं ना कहीं काम लगते हैं। सो यहाँ पे लेट्स से हम लोग मिड यूज़ करते हैं। मिड है ना, इमीडिएटली सेकेंड कैरेक्टर से स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे अपने मिड के लिए सिलेक्ट किया F2, कॉमा, स्टार्ट नंबर, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर मिड। सो वी वांट 5th कैरेक्टर, राइट? सो 5। सो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, कॉमा, कितने चाहिए कैरेक्टर्स? सो वी वांट ओनली 1, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, एंटर। सो वो हमें 5th कैरेक्टर दे देता है इसका। सो मिड हमारा जो है बेसिकली ऐसे काम करता है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना था, कंपेयर करना था कि आपका 5th कैरेक्टर और सरनेम का फर्स्ट इनिशियल। सो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या यूज़ करेंगे, अभी हम लेफ्ट यूज़ करेंगे। कॉमा 1 भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हो। या ट्रू एंड फॉल्स चाहिए हमको। सो जनरली हम लोग एंड यूज़ करते हैं या तो इक्वल्स टू दिस ऐसे यूज़ करते हैं, बट एक सीधा साधा फंक्शन अवेलेबल है, एग्जैक्ट। सो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट से क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट H2, whatever you want to compare your cell H2, comma I2, enter। सो वो आपको ट्रू या फॉल्स का आंसर दे देगा। अगर वो मैच कर रहा है तो बोल देगा ट्रू, अगर नहीं मैच कर रहा है तो बोल देगा आपको फॉल्स। सो ये यहाँ पे हम लोगों को काम करना था। पर एक लेसन इससे, बाकी के सब बहुत छोटे छोटे ये है टास्क है, तो वो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते करने में। बट यहाँ पे एक लेसन हमें सीखने ये मिला कि हमने किसी को टाइप करने के लिए फ्री स्पेस दिया था ना, इसलिए उसके मन में जो आया उसने वो टाइप किया। शायद से आप लोग पीड़ित रहोगे आपके बिगनर आर्टिकल से, या तो आर्टिकल पीड़ित रहता है अपने बिगनिंग से। सो जो भी जिससे भी पीड़ित रहे, बट थिंग इज कहीं ना कहीं तो वी हैव टू ब्रिंग द, हमारा जो ब्रिज रहता है वो हमें लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी इशू। सो वो ब्रिज करने के लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। कि आपको पता ही था ना कि 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, पहले से ही आपको आइडिया था। वी डोंट प्लान आर एक्टिविटी, दैट्स वाई हमें ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब इश्यूज आती है। सो क्यों ना हम पहले से ही हमारी एक्टिविटी को प्लान कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करके रखा हुआ है। लेट्स से मैं अगर ऐसे डालूँ, सो इसने मुझे टाइप करने दिया है, पर अगर मैं यहाँ पे, ये मुझे एंटर ही नहीं करने दे रहा। सो क्यों ना हम हमारी एक्टिविटीज़ को पहले से ही प्लान कर ले।
आज जब भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि एक्सेल की लिमिटेशंस आती है कि वो फ़िल्टर करने नहीं देता है, वो ये सब चीज़ें नहीं करने देता है, इसलिए आजकल ट्रेंड कहाँ पे स्विच हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे और एसक्यूएल पे, कि बहुत आपकी स्मूथली टास्क हो जाती है। आजकल एक्सेल में हम लोग इतने सारे कस्टमाइजेशंस पहले से ही करके रखते हैं ताकि अगर हम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे तो हमारा काम ईजिली हो जाए। सो ये डेटा वैलिडेशन डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपने आपने रेंज सिलेक्ट करना है। ये रेंज सिलेक्ट किया, ऑल्ट ए वी वी, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना रहता है। सो डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाते तो ये आता है। हमें यही प्रैक्टिस रहती है शॉर्टकट की इसके, इसलिए आपको ये बेयर करना पड़ेगा ये वाला। सो हाँ, इसलिए मैंने बोल दिया पहले ही कि डेटा में डेटा वैलिडेशन। तो ऑल्ट ए वी वी रहता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल्ट ए वी वी। ऑल्ट ए वी वी करने के बाद में देर इज़ दी ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अलाउ में आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, होल नंबर, डेसिमल्स, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, यू कैन कस्टमाइज योर वैलिडेशन। सो मैंने यहाँ पे क्या डाला था, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ हैज़ टू बी, अभी यहाँ पे डेटा में देर इज़ दी ऑप्शन कि आपको बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन चाहिए, इक्वल्स टू चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, आपको क्या चाहिए, यू कैन सिलेक्ट। सो मुझे चाहिए इक्वल्स टू, सो आई सिलेक्टेड इक्वल्स टू। आपको टेक्स्ट लेंथ कितनी चाहिए थी, 10। सो आपने 10 डाल दी, आपने ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये नॉर्मली आ गया। अब हम टैब वे से देखते हैं। हम आते हैं यहाँ पे डेटा में। अब मैं देखो, मैं ऐसे ढूंढने जाऊँ ना तो मुझे ढूंढने में ही मेहनत लग जाए कि डेटा वैलिडेशन किधर छुपा हुआ है। सो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे, सो ऑल्ट ए वी अगेन वी, तो इसके लिए डेटा वैलिडेशन के लिए। अभी मुझे क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम्स दी हुई है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट इन द ड्रॉप डाउन, ताकि लुकअप वैल्यू टाइप करने की कष्ट आप ना ले जिसके वजह से मुझे एन एरर आए। सो हम क्या करते हैं, भाई तू मेहनत कर ही नहीं भाई टाइप करने की, हम आपको ड्रॉप डाउन ही दे देते, यू जस्ट सिलेक्ट ऐसे करके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनी वैल्यू में लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद में वी विल सिलेक्ट दी रेंज। यहाँ पे हमने ये रेंज सिलेक्ट कर ली। सो ये हमारा रेंज सिलेक्ट करके हो गया। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो ड्रॉप डाउन है ये रेडी हो चुका है। सो ये ड्रॉप डाउन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे स्टाफ को कि कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना कि 5000 से कभी भी कम अगर सेल्स अमाउंट है एंड 35,000 से ज़्यादा है देन प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट। पर कोई केसेस में ऐसा हो सकता है कि मेरा जिगरा किया तो मैंने तुझे ना डिस्काउंट दे दिया। हम लोग तो बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि भाई हमारा फ्रेंड का फ्रेंड है यानी सो कॉल्ड क्लोज रिलेटिव है, तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो होता ही है जो भी हम लोग सेल्स में या कहीं पे भी। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुझे थोड़ी सी लीडियंसी भी रखनी पड़े, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं प्लीज़ वी आर नॉट गोइंग टू अलाव यू, ऐसे करके। सो 3 टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन होती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन की रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट ए वी वी, एनी वैल्यू में जाके मैं होल नंबर ले लेती हूँ, बिटवीन, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है 5000 से कम नहीं और 35,000 से ज़्यादा नहीं। सो मिनिमम 5000, मैक्सिमम 35,000। इनपुट मैसेज, आप यहाँ पे इनपुट में मैसेज डाल देते हो कि ये किसके रिलेटेड है। सो लेट्स से हमने डाल दिया सेल्स, और अगर आपको यहाँ पे कुछ मैसेज डालना है तो डाल सकते हो। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में हमने लिया है स्टॉप। यहाँ पे 3 टाइप की एरर अलर्ट है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। स्टॉप वो हमारे सच्चे दोस्त जैसा है जो हमें कभी भी गिरने नहीं देता है, पहले ही बोल देता है गलत कर रहा है तू, झगड़ा कर चलेगा और सब कर लेगा बट आपको वो काम करने ही नहीं देगा। सो वो स्टॉप है। हम टाइटल में डालते हैं इट्स रॉन्ग, देयर हैज़ टू बी सम फन। एरर मैसेज में आप कुछ लंबा चौड़ा टाइप कर सकते हो ऐसा करके, बट ठीक है। हाँ क्या फेंकू इस योर विश, फेंकू, फाइन।
सो ओके हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ 2500, जो मेरे लिमिट के भी नीचे ही है, राइट? इट्स रॉन्ग, फेंकू। सो ये हमारा सच्चा दोस्त है जो हमें टाइप करने ही नहीं देने वाला है, जो आपको ये टाइप करने ही नहीं देगा। कितना भी आप मेहनत कर लो वो आपको टाइप नहीं करने देगा, क्योंकि आपने स्टॉप लिया हुआ था। पर अभी आप बोलोगे मैम ऐसे तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारा ऐसा थोड़ी होता है कि फिक्स पत्थर की लकीर के नहीं ऐसे होने वाला है तो ऐसे ही होना चाहिए। हमारा मूड किया तो हम कम भी ले लेते, कम भी ज़्यादा भी ले लेते। हाँ, हालांकि हमारा स्टाफ हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा कि हमें कौन से मोमेंट पे क्या करना है, खाली हमारी इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो करनी है। सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये वाली रेंज वापस सिलेक्ट करते हैं, Alt+A+V+V। इंस्टेड ऑफ स्टॉप हम सिलेक्ट कर लेते वार्निंग। सो ये हमारा वैसा दोस्त है जो हमें वार्न कर देता है हमेशा कि देख भाई गलत होने का चांस है। बट पहले हमें सेट करना पड़ेगा यहाँ पे अगेन होल नंबर, मिनिमम 5000, मैक्सिमम 35,000। इनपुट मैसेज दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। एरर अलर्ट में हमने उसको वार्निंग दे दिया है, तो वार्निंग में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा बेचारा, दर्द आ जाएगा। डोंट डू दिस। आप वो डाल सकते हो। सो यहाँ पे पे चेक कर ले, जाने दो, नहीं कट वाला थोड़ा इमोशंस के साथ में हर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 2500। ये थोड़ा सा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा वाला दोस्त है, बट थोड़ा सा अच्छा है। इसलिए क्या करेगा, उसको पता है कि आप रॉन्ग टाइप कर रहे हो, तो वो आपको ऐसा बोलेगा डोंट डू दिस। बट है ना, उसको पता है कि ये आपसे गलती से हो रहा है, इसलिए ना उसने देखो कर्सर और वो जो सिलेक्शन है वो नो पे, ये डिफ़ॉल्ट नो पे है। तो उसको पता है कि आपसे गलती से हो रहा है, इसलिए उसने डिफ़ॉल्ट नो पे रखा है। बट फिर भी अगर आपका मन हो रहा है तब येस पे जाके एंटर कर सकते हो। सो ऐसे ही मैं थोड़ी सी रॉन्ग एंट्रीज करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिखानी। अरे 1500। मेरे केस में अगर मैं बेनफोर्ड अप्लाई करने जाऊँ ना तो जल्दी पकड़े जाओ, क्योंकि कुछ डिजिट्स बहुत रिपीट होती है। ओके, थर्ड वन। हाँ, कौन सा यार? 5 ज़्यादा होता है या तो 1 अभी। हाँ, किस फर्स्ट 30% टाइम्स, सेकेंड 17% टाइम्स। सो PNB महाराष्ट्र बैंक के केस में ऐसा हुआ था ना कि वो दे अप्लाइड बेनफोर्ड एंड दे मैनिपुलेटेड डेटा अकॉर्डिंग टू द बेनफोर्ड, सो दैट जब फॉरेंसिक होगा तब हम पकड़े नहीं जाएंगे। बट सेकेंड डिजिट पे इमीडिएटली अप्लाई हो गया था तो वो पकड़े जाता है। और आइडिया सॉफ्टवेयर ये केसेस में बेटर इसलिए पड़ता है ऑलवेज, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बताता है वेयर फ्रॉड इज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को आपको बता देता है। एक्सेल में ढूंढना इज़ वेरी टफ। सो हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं, Alt+A+V+V। अब ये थर्ड वन अगेन, होल नंबर 5000, 35,000। एरर अलर्ट, ये वाला है ना थोड़ा सो कॉल्ड फ्रेंड जैसा है, जो आजकल रहता है ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला, के इन्फॉर्मेशन तो ये बोल रहा है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आजकल की जो जनरेशन है जनरली वो जाती है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में, सो इसलिए बोल रहा है भाई जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तेरा जो होगा देखा जाएगा तेरा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है ना, तो उसको कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पे 2500 यहाँ पे डाला, एंटर किया अभी स्टाइपन कटे कि जो भी कटे, है ना
तो यहाँ पे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आ गया, और तेरा जो होगा देखा जाएगा, और बोल रहा है ओके पे क्लिक करूँ कि कैंसिल करूँ। इतना भी अच्छा नहीं है कि कैंसिल पे रखे। सेकेंड वाला क्या बोल रहा था, नो पे रख रहा था कि शायद से तुझसे गलती हुई है लग रहा है, बट ये वाला बंदा तो बोल ही रहा है क्या मुझे लग रहा है कि तू सही टाइप कर रहे हुए, एंटर कर लिया। सो यहाँ पे ये बहुत इजीली आपको टाइप करने देते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ आपकी वैलिडेशंस होती है। 1 इज स्टॉप, सेकेंड इज वार्निंग, एंड थर्ड इज आपका जस्ट इन्फॉर्मेशन, के जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ हाँ तो पूरा ही ब्लैंक दिखेगा ना। हाँ तो वो ब्लैंक अगर आ रहा है, वो देखो 10 कैरेक्टर्स ही करने देगा, और वो आर्टिकल है, आर्टिकल टाइप तो कर अब वो टाइप कर रहा है तो उसको 10th कैरेक्टर तो दिख रहा है ना कि उसका ये बाकी रह गया है टाइप करने, और भी ज़्यादा नींद में कर रहा है, देन वी कैन हेल्प। ऑल्ट AVV, हाँ मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ऑल्ट AVV लिस्ट, लिस्ट में यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज। हाँ डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, लिस्ट में यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज, दैट्स इट। सो यहाँ पे अभी आप जैसे बोल रहे हो कि मैंने आर्टिकल के लिए डेटा वैलिडेशन तो डाल दिया, सब कुछ कर दिया। आपने आर्टिकल को बोला था ना कि 5000 से 35,000 के रेंज में होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ओके, ऑल्ट AVI। सो आपने जो रेंज उसको दी थी वो रेंज के बियॉन्ड उसने टाइप किया हुआ है, या तो कम। सो ये रेड सर्कल्स आ गया, तो आपके लिए चेक करना भी इजी हो गया ना सर। अच्छा मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। डेटा में डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डेटा का ऑप्शन आता है। सो ये क्या कर देता है, आपको ऐसे सर्कल करके दे देता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई है जो हमने स्टाफ को अलाउ किया था या नहीं किया था, बट उसने टाइप किया हुआ है बियॉन्ड लिमिट में जाके कुछ ना कुछ। सो आप बाद में इजीली चेक कर सकते हो, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। सो ये डेटा वैलिडेशन का एक छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इफ एरर वी हैव डन। डेट फंक्शन में तो बेसिकली हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो मुझे जब भी फॉरेंसिक की फाइल्स में सॉल्व करवाती हूँ ना, तब मुझे सबसे ज़्यादा इश्यूज आती है स्टूडेंट्स के साथ में। सबसे पहली इशू एजिंग एनालिसिस में, कि हम जो लास्ट डेट डालते हैं एजिंग करने के लिए, हम क्या करते हैं, देयर विल बी सेल्स का रिपोर्ट। सेल्स का आपका जो रिपोर्ट है उसमें सेल्स की डेट रहेगी, आप डालो कि उसका लास्ट डेट, बट लास्ट डेट आपने डाल दिया, लेट्स से आपके सिस्टम में है DDMMYY और आप डाल रहे हो MMDDYY, सो वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा, हमें तभी आपका वाला वैल्यू एरर आ जाएगा। वो वैल्यू एरर जो नॉर्मल एक्सेल देता है, वैल्यू एरर कभी देता है जब वो टेक्स्ट और नंबर को कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो सर ने थोड़ा सा पहले कवर कर लिया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सर ने जो आपको बताया था ऑल्ट HFIS करके फील्ड में सीरीज़ में जाके जो नंबर्स डाले थे, वैसे ही मैंने यहाँ पे 70,000 तक नंबर्स डाल के रखे थे। और मैं यहाँ पे ये रेंज को सिलेक्ट करती हूँ, Ctrl+Shift+3 कर देती हूँ, सो दैट ये मेरा डेट में कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो आपके आर्टिकल रह गए ना, वो और एक स्मार्टनेस करते हैं कि उन्होंने टाइप तो कुछ आड़ा टेढ़ा ही कर दिया, उसमें भी वो लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप जाके चेंज करेंगे। सेम प्रॉब्लम है ना, हम स्टरलाइजेशन ऑफ डेटा जब करते हैं ना, तब हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी इनवॉइस जो नंबर रहती है, वो इनवॉइस नंबर टेक्स्ट में स्टोर्ड है। अब आपको करनी है सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट, तो वो एरर में जाके नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ऊपर से जाके डेटा टाइप में जाके चेंज करेगा। तो अगेन आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको वो अभी तक वो रीड ही नहीं कर पा रहा है एक्सेल कि ये अभी भाई अभी तुझे टेक्स्ट नहीं रहना है, अभी तुझे नंबर में कन्वर्ट होना है। तो ये सब चैलेंजेस है जो हम लोग रूटीन में फेस करते हैं। सो हम लोग उनको स्टैंडर्ड थंब रूल पहले से हम बता देते हैं कि अगर तुझे एरर साइन दिख रहा है, देन गो टू एरर, सिलेक्ट कन्वर्ट टू नंबर एंड देन डू इट डायरेक्टली। आप Alt+N करके डेटा टाइप में जाके उसको चेंज मत कीजिए। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपने Alt+N करके डेटा टाइप में आपने जाके चेंज तो कर दिया, वो आपको दिख भी रहा है टेक्स्ट के जैसा, सॉरी डेट के जैसा, बट वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, वैल्यू एरर आता है ना।
तो सबसे पहले अगर आपकी ही खुद की सिस्टम्स है, आपकी ही खुद की अगर ऑफिस है, तो सबसे पहले हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये होना चाहिए कि हर एक की सिस्टम में डेट फॉर्मेट जो होता है आपके जो रूटीन डेटा रहता है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेट्स से DDMMYY हमारे यहाँ पे जनरली यही यूज़ होता है। सो सिस्टम डेट को हमें पहले से सेट करके रखना है DDMMYY। सो उसकी वजह से क्या होगा, वो जब भी टाइप करेगा तो वो उल्टा फुल्टा नहीं होगा। सेकेंड, आपको अगर चेक करना है कि सर मैंने सब ट्राई कर लिया, फॉर्मूला ट्राई कर लिया, मैंने सिस्टम भी चेक कर लिया, सब यही हो रहा है, हमारे पास तो ऐसी क्वेरीज बहुत आती है क्लासरूम में कि हो ही नहीं रहा है, आपने जैसा फॉर्मूला टाइप किया ना सेम तो है, पर पता नहीं हम वहाँ पे जाके फॉर्मूला क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि शायद से उनको वो दिखता ही नहीं है ना कि उन्होंने क्या मिस कर दिया फैक्टर। तो सिमिलरली आप उनको बोल सकते हो कि एक काम करो, Alt+H+N करके आप जनरल कर दो उसको, तो वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन एक्सेल डेट्स को क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है, और वो नंबर टू माइनस नंबर करता है, इसलिए आपको वो डेट का कैलकुलेशन मिलता है। तो जब भी आपने MMDDYY टाइप किया और एक जगह पे DDMMYY है, तो DDMMYY को उसने नंबर में कन्वर्ट किया, पर MMDDYY को नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है डेट। सो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए जस्ट ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट और नंबर, तो वो वैल्यू एरर दे देता है। तो ये अगर आपको बार बार ट्रबल हो रही है तो यही स्टेप्स है जो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पे ये प्रोबेबली शायद से आपको पता रहे कि हम लोग वीकडेज यूज़ करते हैं फंक्शन। सो इक्वल्स टू हमारा वीकडे, ये B3 कॉमा रिटर्न टाइप, आपको रिटर्न टाइप कौन सा चाहिए, कि आपको संडे फर्स्ट चाहिए, मंडे फर्स्ट चाहिए, आपको कैसा चाहिए, तो हमें मंडे फर्स्ट चाहिए, तो हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, 2 एंटर कर दिया। बट मुझे तो ऑलवेज है ना एजिंग एनालिसिस करवाने में मुझे कभी कभी हमें टेक्स्ट वाला, डेज वाला अगर कुछ करवाना है, लेट्स से मुझे किसी ने बोला सेल्स ऑन संडे कितना है बता दो ना प्लीज़, तो मुझे है ना ये 7 वाली भाषा समझ में नहीं आती है कि 7 कौन सा ने, 6 कौन सा ने, 5 कौन सा। और अगर हम लोग उस टाइम पे बिजी रहे तो हमने शायद से अगर 7 को संडे की जगह पे 7 को हमने अगर सैटरडे समझ लिया तो एरर होने का चांस है। सो बेटर है क्यों रिस्क लेना हम लोग। यहाँ पे हम लोग और एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, टेक्स्ट, इक्वल्स टू टेक्स्ट। सो इक्वल्स टू टेक्स्ट में आपने डेट सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉर्मेट टाइप आपको। सो यहाँ पे अगर आप 4 टाइम्स D लिखते हो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ऐसे पूरा का पूरा देगा। 3 टाइम्स D लिखते हो तो सन, मन, ट्यू ऐसे देगा। 2 टाइम्स लिखते हो तो वो कौन सा डे है मंथ का वो दिखाएगा, ऐसे करके। सो यहाँ पे ये आपका हो गया। सो ये डेज वाइज आ गया। अभी यहाँ पे ये सब इल्यूजनरी डेटा है, इसलिए आप लीव्स को पर्सनली ना लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा ईयर का क्योंकि लीव्स थोड़ी सबके लिए इमोशंस वाली रहती है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। तो सो यहाँ पे क्या होता है कि ये 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। सो अगेन हम लोग क्या बोलते हैं, जब स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते हैं एडवांस ITT वालों को, तो हम लोग बोलते हैं अभी आप CA बन गए, अभी आपको पैकेज मिलने वाला है, तो आप लोग कैलकुलेट करोगे कि आपको पर आवर कितना मिल रहा है और ऐसे करके। बट आप एग्जैक्टली चेक कर रहे हो कि आप कितने दिन काम कर रहे हो और कितने आवर्स काम कर रहे हो। सो वो लोग क्या करेंगे, जैसे बोलेंगे लेट्स से हमें सैटरडे को संडे छुट्टी मिलता है, संडे छुट्टी मिलता है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, 52 संडेज आप डिडक्ट कर लोगे 365 में से, और प्लस ये जितने भी दिन आपको हॉलीडेज मिल रही है आप वो माइनस कर दोगे, तो इतने आपके वर्किंग डेज है। बट हमें एग्जैक्टली चाहिए कि हमारे कितने वर्किंग डेज है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू, देखिए पहले क्या होता था कि वर्क डे करके ही था खाली। सो पहले जो वर्क डे करके था ना उसमें कैसा था कि स्टार्ट डेट, यानी आपका स्टार्ट डेट कौन सा है आपने वो डालना है, आपने डेज डालना है और आपने आपकी हॉलीडेज सिलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पे देखिए आपने अगर स्टार्ट डेट ले लिया कि आपका ये ईयर का बिगनिंग का डेट है, कॉमा, अभी ये क्या बोल रहा है, आपको डेज का पूछ रहा है, आपके डेज का पूछ रहा है, बट आपको डेज यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो अपने को तो समझ में ही नहीं आता कि मैन्युअली क्या डालना है, तो इन्होंने क्या किया, एडवांस कर दिया।
workday.intl। इससे क्या हो जाता है, आपने डाल दिया स्टार्ट डेज कॉमा, आपको ये वीकेंड का पूछेगा। अभी आपका वीकेंड का कैसा था, कि આવતું નથી वीकेंड वालों, हाँ एंड डेज, सो ये आपका एंड डेट हो गया कॉमा। अभी यहाँ पे अभी आपको कौन सा लीव्स मिलने वाला, कौन सा देने वाला, सैटरडे संडे के संडे, वेरी स्ट्रिक्ट। वो थोड़ा सा मैन्युअली कैलकुलेशंस करना पड़ेगा फिर कॉमा। ये जो 11 नंबर हमने सिलेक्ट किया ना खाली संडे ओनली, ये प्रीवियस वाले में ना अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से कैलकुलेशंस है ना बहुत टफ हो जाती थी या कुछ ना कुछ आगे पीछे होता था। बट ये वाला INTL की वजह से क्या हो गया कि आप यहाँ पे 11 डाल देते हो कॉमा, आपने हॉलीडेज सिलेक्ट कर लिया, हाँ इसमें संडे निकल जाता है एक्चुअली, तो हाँ एक्चुअली यहाँ पे इमोशंस आती है, हाँ नहीं होल्ड ऑन, मैंने नो आई हैव डन मिस्टेक, आर्टिकल तो भाग जाएगा, आर्टिकल रहेगा ही नहीं। ईयर इज 22 and 23, okay, hold on, there has to be end date, no end date is not coming here, हाँ 2022 2023 परफेक्ट है, इट्स परफेक्ट, हाँ वही वो फॉर्मूला में डेज का ऑप्शन आ रहा है, इट हैज़ टू बी एंड डेट्स, ये इट हैज़ टू बी एंड डेट, सो ये डेज आ रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। अच्छा वी आर यूजिंग, नहीं आई गेस इन दी 2000 this is I am not updated with the 2016 2010 में we have got the end date, so वो end date if we select then you will get exactly 302 days, अगर यही सेम इक्वेशन में आपको 302 डेज आने वाला है, हाँ अगेन हाँ नंबर आ जाए, हाँ नेटवर्क डेज, ओह सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, नेटवर्क डेज माय बैड। सो यहाँ पे F1 कॉमा एंड डेट, अभी आर्टिकल नहीं भागेगा सर, एक्चुअली में वो अलर्ट हो जाएगा, आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि अदरवाइज आप थोड़ा परेशान हो जाओगे। सो 300 डेज काम कर रहा है, बट यू हैव टू ऐड 1, यहाँ पे अगर आप मैन्युअली कर रहे हो ना तो ये प्रॉपर वे में आता है, अगर आप मैन्युअली नहीं कर रहे हो तो फिर एक वो आपको कम बताता है। दैट यू आर सपोज टू कन्वर्ट ओनली, +1 कर देने का, कस्टम डेट, પછી ट्रबल शूट लेटर ऑन मेरे पास टाइम बहुत कम है, टाइम प्रेशर है। वीकेंड्स ऑल्टरनेट सैटरडेज रहता है ना कभी कभी, सो फॉर दैट वी डोंट हैव ऑप्शन, बट सैटरडे संडे है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए, हाँ कंसिडर कर लेता है। मेन इसका यही प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने क्या गलती किया था कि 26 को मुझे लगा कि छुट्टी है और संडे को भी छुट्टी है, तो मैंने 2 छुट्टी कंसिडर किया था, पर दिल तब टूटा जब पता चला कि 26 को ही संडे था, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फिर। बहुत दुखता है ज़्यादा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास डेट्स दी गई है, और कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपने देखा रहेगा तो डॉक्टर्स के पास कुछ इंजेक्शंस ऐसी रहती है कि जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते हो,
सो वो क्या करते हैं कि स्टॉकिस्ट को बोल के रखते हैं कि ये ब्रेन रिलेटेड, ये न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड ये इंजेक्शन है जो एक इंजेक्शन की कॉस्ट 52,000 या 60,000 आती है, तो प्लीज़ मुझे शायद से 1 या 2 की ज़रूरत पड़े क्योंकि ऐसे केस को मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो बट ऑब्वियस है कि स्टॉकिस्ट ऐसे ही बोलेगा ना, भाई तूने अगर नहीं लिया तो ये अगर एक्सपायर हो गया तो मुझे खर्चा आएगा, तो बेटर है कि तू मुझे एडवांस दे के रख। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें आपको एडवांस में मिल चुकी है तो हमने उसको माइनस में रखा हुआ है कि 2 मंथ्स बिफोर उसकी पेमेंट आ चुकी है, एंड जो प्लस में यानी वो हमें इतने टाइम के बाद में आने वाली है, यानी कुछ ये रैंडम डेट्स हमने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। सो अगर मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर 19 अप्रैल को अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो 1 महीने बाद में एग्जैक्टली उसका कौन सा डेट रहेगा। पर और एक प्रॉब्लम भी है कि जब मेरा स्टाफ जाता है किसी के पास कि सर प्लीज़ पेमेंट दे दो ना, तो बोलता है ऐसे क्या बीच में आ गया, महीने की आखिरी तारीख को आना। तो मुझे मेरे स्टाफ के लिए एक रेकनर ही रेडी कर देना है कि देख भाई ये तेरी एक्सपेक्टेड डेट है यहाँ पे और तेरे ये मंथ एंड की डेट है, तो तुझे जब जाना है ना तो तुझे ये वाली डेट्स पे जाना है कलेक्शन के लिए। तो वो क्या रहेगा यहाँ पे, किसी ने यूज़ किया है, इक्वल्स टू हमें ईओ मंथ यूज़ करेंगे, अरे एग्जैक्ट डेट के लिए ई डेट आएगा, यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल दिया हमने K2 कॉमा मंथ के कितना मंथ है, तो आपने यहाँ पे ऑटोमाइजेशन ही किया हुआ है तो आप पहले से ये टाइप कर देते हो, मेरे नंबर के थ्रू किया हुआ था इसलिए ऐसा आएगा। कंट्रोल शिफ्ट F3 करके मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 3 हैश हैश हैश। यहाँ पे ईओ मंथ लेंगे K2 कॉमा L2 एंटर। सो वापस कंट्रोल शिफ्ट 3 कर दिया मैंने, तो मुझे ये यहाँ पे ऑप्शंस दे देता है। तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि ये मैंने बनाया हुआ रेकनर, तुम ये रेफ़र करो और तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। हाँ एडवांस ये तो जस्ट डमी सैम्पल डेटा है। इनडायरेक्ट फंक्शन ये बहुत ज़्यादा लेंदी जाने के चांसेस हो सकते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर द डिस्प्ले, क्योंकि क्लास में जब हम स्टूडेंट को करवाते हैं एट अ टाइम 50 को, तो भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब वो लोग प्रैक्टिकली करते हैं तब। तो यहाँ पे तो हमें खाली डिस्प्ले ही लेना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन में कैसा रहता है, 4 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन होता है। वन इज़ सेल रेफरेंस बेस, सेकेंड इज़ रेंज रेफरेंस बेस जहाँ पे हम लोग रेंज के बेस पे करते हैं, थर्ड इज़ नेम सेल रेफरेंस बेस्ड और वर्कशीट रेफरेंस बेस। सो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सैम्पल्स बना के रखे हुए हैं। ओके, सो मैं अगर बोलती हूँ निपुण सर, सो कोई भी निपुण सर के सामने नहीं देखने वाला है, बट निपुण सर मेरे सामने देखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने उनको बोला है निपुण सर, तो मैंने नाम से बुलाया है। तो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि अगर मैंने इक्वल्स टू A3 कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेल रेफरेंस हो गया। कि मैंने इसको बोला कि तू A3 में जा, A3 में जाके तू मुझे उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दे, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लिंकिंग। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, वाई डू वी यूज़ दिस टेक्निक। अगर आपने रेशियो एनालिसिस अगर आप लोग कर रहे हो, अलग अलग जगह पे आपने वर्किंग नोट्स बना ली, आपने वो सेल रेफरेंसेस को जस्ट नोट करके रख लिया, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, आपने ये सेल रेफरेंस ले लिया, A3 में है ना आपका वैल्यू A3 में है ना, सो आपने ये सेल रेफरेंस ले लिया, एंटर कर दिया, तो ये डिस्प्ले कर देता है। सो बहुत बार हमारा काम इतना इजी हो जाता है कि हमें वहाँ तक दूर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हमें डायरेक्टली यहीं से डिस्प्ले कर देता है। बट ये हमें ज़्यादा यूटिलिटी वाला नहीं लगता है, हमारे लिए वो ईजी है। इक्वल्स टू गो टू दैट पर्टिकुलर सेल, एंटर कर लो। एक्सेस हम लोग क्यों ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, बिकॉज एक्सेल में ऐसा चालू करो और काम खत्म हो जाता है, यू जस्ट हैव टू टाइप द डेटा। बट एक्सेस क्या है, बहुत टिपिकल है ना, पहले स्टार्ट करो, डेटा टाइप क्रिएट करो, उसके बाद में हमें वो टेबल देता है, इसलिए एक्सेस तक कोई जाता ही नहीं है प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे ये कोई भी मल्टीपल शीट में भी आएगा, आगे आएगा। अभी यहाँ पे
अभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट में क्या करते हो, यहाँ पे आपने कोई रेंज में आपने नंबर्स डाली हुई है, फिर आप क्या करते हो यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू करके आप आंसर लेके आ जाते हो, राइट। और ये आंसर आ गया कि इतना अमाउंट हो रहा है। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसे चाहिए, इनडायरेक्ट के थ्रू चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल्स टू सम इनडायरेक्ट, यानी हम लोग टेढ़ा मेढ़ा घुमा के बोल रहे हैं उसको कि इक्वल्स टू सम इनडायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा कौन सा E3 से E9। सो मैं उसको यहाँ पे दे देती हूँ E3 से E9। सो ये मुझे ला के दे देगा। सो बेसिकली ये इनडायरेक्ट फंक्शन मेरे लिए क्यों यूज़फुल है, तो मेरे लिए इसलिए यूज़फुल है कि मेरे आर्टिकल का जिधर भी मन चाहा, जिधर भी कैलकुलेशन करना है, तू एंड में भी जा, तू तेरी प्रेजेंटेशन को देख, जो भी करना है, खाली तू तेरे सेल रेफरेंस को नोट करके रख, फिर इनडायरेक्ट यूज़ कर, तेरा काम हो जाएगा। फिर सर आप पूछ रहे थे, कोई यहाँ से पूछ रहा था कि नेमिंग ऑफ द रेंज का, हम रेंज को पूरा का पूरा नेम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर मेरी आप ये रेंज को देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके मैंने इसका नाम दे दिया बिल। यहाँ पे मैंने ये बिल दे दिया, जो नेमिंग ऑफ द रेंज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमने इसको नेम कर दिया। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट फंक्शन रेंज वाइज करना है, तो अभी पहले हमने क्या किया था, रेंज हमने मैन्युअली टाइप किया था कि E3 से E9, पर अभी आपने क्या किया कि वो रेंज को आपने पहले से ही नाम दे के रखा हुआ है, जैसे सर ने आपको बोला था ना नेमिंग ऑफ द बॉक्स ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू सम इनडायरेक्ट बिल। तो इसने आंसर दे दिया। सो ये मेरे लिए और ज़्यादा इजी हो गया कि मैंने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट में वो रेंज को मैंने नाम दे दिया। अभी हमारे मोटिवेशन वाला ये सब तो ठीक था, ये तो बेस था बताने के लिए कि इनडायरेक्ट क्या रहता है। ये आपका एक्चुअल डेटा है, शीट 1 में आपका ऐसा डेटा है, ये शीट 2 में आपका डेटा, ये शीट 3 में आपका डेटा, ये 3 शीट्स में आपके डेटाज है। आप आपके स्टाफ को बोल रहे हो कि प्लीज़ एक काम कर, नहीं प्लीज़ तो हम नहीं बोलते बोलते तो अच्छा होता है ग्रेट सो रियली अप्रिशिएटेड अगर आप बोलते हो तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि देख, हाँ ऐसे आप तो नॉर्मली बोलोगे, देख भाई तुझे एक काम करना है, यहाँ पे यू हैव गॉट 3 शीट्स में डेटा, शीट 1, 2 एंड 3, तो एक काम कर कि मुझे तीनों शीट्स का डेटा एक साथ में डिस्प्ले हो जाए, ऐसा करके दे दे। तो आपको तो वही पसंद है ना, इक्वल्स टू गो टू दैट पर्टिकुलर सेल एंटर, इक्वल्स टू गो टू दैट पर्टिकुलर सेल एंटर। और हमारे पास तो अवेलेबल है ही लोग जो कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बट वो लोग ही कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, इक्वल्स टू, मैं शीट 1 में आती हूँ और यहाँ पे बिल अमाउंट पे आती हूँ, बिल अमाउंट पे आके मैं एंटर कर देती हूँ, तो ये मुझे अमाउंट दे दिया। यही अमाउंट समवेयर में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, राइट है ना। अभी आप बोलोगे कि आप नीचे ड्रैग कर लोगे तो वो खुद का सेल रेफरेंस खुद लेने ही वाला है, ठीक है, पर हमें तो ये फंक्शन सीखना है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही आउटपुट एक्सपेक्टेड है, बट सर ने बोला ना कि एक सेल यानी 1 सेल होता है, एंड वी आर सपोज टू प्रिपेयर ऑलवेज 1 सेल फॉर्मूला, तो ही तो थोड़ा एडवांस वाला फील आता है कि भाई हाँ भाई हम लोग भी कुछ सीनियर है, ऐसा वाला। सो 1 सेल फॉर्मूला बनाना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। तो वो 1 सेल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सेल रेफरेंस चाहिए रहेगा। सो लेट्स से अगर मुझे शीट 1 का प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, लैपटॉप का डेटा चाहिए, शीट 1 का
आप लोगों की टेस्टिंग है, आप कितने अलर्ट हो, फिजिकली कितने प्रेजेंट हो यहाँ पे। तो अगर मुझे शीट 1 का लैपटॉप का डेटा चाहिए तो मेरा सेल रेफरेंस बनेगा शीट 1 D3, राइट। मुझे मोबाइल का चाहिए शीट 1 का, शीट 3 का पेन ड्राइव का चाहिए, थोड़ा जागना पड़ा। हाँ, पीडी, पीडी, यस। तो क्या आएगा, शीट 3 एक्सक्लामेशन मार्क D, ये 3 है ना, 4 5 6, राइट। सो आई गेस यू ऑल आर क्लियर कि हमें सेल रेफरेंस क्या चाहिए रहेगा। सो जो जो सामान हमें चाहिए उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स रेडी रख दिए यहाँ पे। सबसे पहले आई नीड शीट, एक्सक्लामेशन मार्क भी चाहिए रहेगा मुझे, अरे सॉरी, शीट मुझे चाहिए यहाँ पे। देन शीट 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमें चाहिए रहेगा D, देन आई सिलेक्टेड D, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे एंड सो ऑन, जब तक मुझे चाहिए तब तक मैंने ये इतना कर लिया। अब मुझे इसका बनाना है सबसे पहले सेल रेफरेंस। ये सब अलग अलग जगह पे बिछड़े हुए लोग हैं, सबको एक साथ में करना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, और कुछ इजी बोलो ना, एंड में तो हमेशा आर्टिकल कंफ्यूज भी हो जाता है बहुत बार। कॉन्केटेनेट, कॉन्केटेनेट, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कॉन्केटेनेट यूज़ करेंगे, H4 यानी हमारा शीट है, राइट। हम इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस करेंगे F4 कॉमा, फिर हमें चाहिए 1, सो D4 लिया, बट इसमें D को हम फ्री छोड़ देंगे, क्यों, ताकि DEF वो चेंज कर ले, F4 1 टाइम सेकेंड टाइम, कॉमा, फिर क्या चाहिए हमें, एक्सक्लामेशन मार्क, तो एक्सक्लामेशन मार्क ले लिया F4 कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए रहेगा D, सो अगेन इसको F4 कर देते हैं कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए रहेगा J5। अब ये J5 में किसको कांस्टेंट करेंगे हम, J को, क्योंकि 5 का 6 ऐसा हम लोग 3 का 4 4 का 5 होना चाहिए ना चेंज नीचे का, सो इसलिए हम लोग कॉलम J को कांस्टेंट करेंगे। सो बन रहा है सर, मैचिंग हो रहा है मैच। तो एक बार चेक कर लेते क्यूरोसिटी, हाँ, कि सेल रेफरेंस बराबर बन रहा है कि नहीं। हम लोग 50 बार चेक करते हैं ना चीज़ों को। बन रहा है भाई, सेल रेफरेंस बन चुका है हमारा। सो जस्ट एक चीज़, हाँ क्या, कहाँ पे, शीट 1 है ना, शीट 1 शीट 2 ऐसे है। सो अभी यहाँ पे हम खाली एक फंक्शन डाल देते हैं, इनडायरेक्ट, रेडी। आपकी सब शीट्स का डेटा पूल हो गया यहाँ पे, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब डेटा सेम प्लेस पे कंसोलिडेट भी होगा। बट वो कंसोलिडेट आपको कंसोलिडेटेड देगा, ये खाली आपको डिस्प्ले कर रहा है अलग अलग शीट्स का। डेटा हैज़ टू बी एट सेम प्लेस, सेम फॉर्मेट, सेम वो सीक्वेंस, इट हैज़ टू बी सेम देन ओनली। इसलिए बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू प्लान। अगर प्लान नहीं है तो फिर ये यूज़ नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशंस है। इसमें बहुत सारी एडवांस भी होती है, बट वी कांट डू राइट नाउ, हाँ टाइम कंस्ट्रेंट्स है। हाँ ये नहीं, ये बेसिक था, आई ना एडवांस में बेसिक था ऐसा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, क्योंकि इसका जो एडवांस है एक्चुअली में जब हम लोग सॉल्व करवाते हैं क्लासरूम में तभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर जाता है। वो 1 आवर के बाद में जिन्होंने प्रैक्टिकली सामने किया हुआ है ना, वो लोग भी ऐसे चकरा जाते हैं कि अरे ऐसा, उनको दे नीड 5 मिनट्स ऐसा टाइम टू थिंक क्या भाई हमने जो किया ये ऐसे है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हम कर ही नहीं रहे। हाँ हाँ, जिसकी जैसी चॉइस। नहीं, वो कॉन्क्रीट मैडम बोलने को भी नहीं होता।
इसलिए इसलिए मैं जब क्लासरूम में करवाती हूँ ना, तब मैं पहले वो लोगों को बोलती हूँ कि मैं जब छोटी थी ना, तब ऐसा बोलती थी, कौन काटे नाटे, जब मुझे वो नहीं आता था तभी, कौन कटे नेट, ऐसे मैं तो ऐसे ही बोलती थी। फिर बाद में आ गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरे पास डेटा है, जहाँ पे ईस्ट का डेटा है, जहाँ पे टारगेट्स है, फिर इनको मैंने सेल्स करने के लिए बोला हुआ था, ये टारगेट्स दिया हुआ था, उन्होंने अचीव किया, इतना सेल्स मेरा रिटर्न हुआ था, नेट सेल्स इतना हुआ, और कितना उन्होंने परसेंटेज पे काम किया हुआ है। ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है। सो ईस्ट का डेटा है, वेस्ट का डेटा है, नॉर्थ का डेटा है, साउथ का डेटा है। अब मुझे चाहिए इसका कंसोलिडेटेड में कि टोटल, लेट्स से यहाँ पे ये यश करके जो पर्सन है, इसका टोटल कितना टारगेट था और उसने कितना अचीव किया है टोटल, और टोटल कितना रिटर्न्स हुआ है, नेट सेल्स कितना है, और ये सब मुझे चाहिए कंसोलिडेटेड के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर मुझे कंसोलिडेटेड चाहिए, बेसिक लेवल का बोलना प्लीज़, तो क्या यूज़ करेंगे? यश के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के टोटल टारगेट कितना हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इक्वल्स टू, ऐसे ईस्ट में जाने का, फिर इधर प्लस करने का, ऐसा ना, फिर ऐसे जाने का, हर एक में जा जाके मुझे प्लस करना पड़ेगा, राइट? बाद में तो वो खुद ही कर लेगा, है ना? नाइस। बट लेट्स से अगर आपका डेटा, अगेन आप आपके डेटा को, अभी हम लोग काफ़ी एडवांस जनरेशन वाले लोग हैं और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग वी प्लान, राइट? तो आपने आपके डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करके रखा हुआ है कि तेरा हमेशा C5 से, बहुत सारे लोगों का देखो रहता है कि कॉलम ए में कभी कुछ नहीं करना, फिर रो नंबर 1 में कभी कुछ नहीं करना, हमेशा यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द B1, ऐसा बहुत सारे B2 से ऐसा रहता है, बहुत सारे लोगों का फिक्स रहता है ऑफिस में कि तुम ऐसे ही स्टार्ट करोगे। तो आप ऐसे ही अगर फिक्स करके रखते हो, डिफाइन करके रखते हो, तो यहाँ पे लेट्स से कि आपका डिफाइंड है ऑलरेडी। थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ सो दैट अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम किया हमने, ब्रैकेट ओपन, मैं ईस्ट में जाती हूँ, ईस्ट में जाने के बाद में मैं D6 पे सिलेक्ट कर रही हूँ, D6 को सिलेक्ट कर रही हूँ। आई होल्ड माई शिफ्ट की, मैं होल्ड करके रखती हूँ शिफ्ट की को, साउथ डेटा जो मेरी लास्ट शीट है उस पर क्लिक कर देती हूँ, डन, एंटर, सो इट इज़ डन। अभी मैंने क्या करना है, इधर सबका आ जाएगा। सो फॉर मी इट इज़ नाउ ईजी। पहली बार में तो अभी कैसे समझेगा कि क्या हो गया? तो यहाँ पे एक छोटू सा, अगर मुझे ये मैंने सम किया ना, अभी मुझे चाहिए काउंट, लेट्स से, या एवरेज, आपको जो भी चाहिए। हम लोग काउंट ले लेते, नहीं मिन लेते हैं, थोड़ा मिनिमम वाला लेते हैं। हम यहाँ पे मिन लेते हैं कि ये पूरी रेंज में से मिनिमम किसका है वो चाहिए हमें। यू कैन डू सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, आप ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मीन ले लिया, ईस्ट डेटा में मैं गई, आई क्लिक हियर D6 पे, होल्ड योर शिफ्ट की, क्लिक ऑन साउथ डेटा, एंटर, इट इज़ डन। बट अगेन आप क्या बोलोगे? डेटा सेम रेंज में होना चाहिए। तो मैम हमने तो एक काम किया है यहाँ पे कि मेरे आर्टिकल को मैंने समझा दिया है कि तूने कभी भी कॉलम की पोजीशन को स्विच नहीं करना है। हाँ, तेरा मन कर रहा है तो तू रेंज चेंज कर सकता है, बट अगर मेरा डेटा टेबल अगर डिफाइंड है कि यही कॉलम्स होनी चाहिए, देन इट हैज़ टू बी दिस कॉलम्स ओनली। तो उसके लिए क्या, तो मुझे यहाँ पे मैं कंसोलिडेशन का ये वाला ऑप्शन लूँगी, ऑल्ट डेटा का A, कंसोलिडेशन का N, ऑल्ट AN। सो यहाँ पे ऑल्ट AN करके आया तो ये सम का ऑप्शन आता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप इतने सारे फंक्शंस पे काम कर सकते हो, सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, ऐसा करके बहुत सारे फंक्शंस पे आप काम कर सकते हो। सो लेट्स से हमने सम सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस में सिलेक्ट करते हैं
ये हम लोग रेफरेंस में हम जाएंगे, आप ईस्ट डेटा पे जाओगे तो सर आप क्या बोल रहे थे कि सबकी रेंज अलग अलग रहती है ना? तो ठीक है ना, अभी हम एक काम करते हैं कि आपकी जो रेंज है ना आप मैन्युअली सिलेक्ट करवा लो सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप क्या बोल रहे थे कि बीच में अलग कोई शीट्स रहेगी, तो मुझे बीच में कोई शीट को स्किप करना है, क्योंकि आपने क्या किया, शिफ्ट आपने सीधा ईस्ट में गए, शिफ्ट की को होल्ड किया और आपने सीधा साउथ पे क्लिक किया, पर मुझे तो बीच वाला जो है वो स्किप करना था, तो फिर क्या। अब और दूसरा इसमें और एक प्रॉब्लम ये था कि मेरे ईस्ट के डेटा में है ना यश, लेशिता, हर्षित, प्राची, कुणाल ये फिक्स थे, पर उसके नीचे वाले जितने लोग हैं ना अलग अलग है सब। पर जब मैंने कंसोलिडेट किया तो आप खुशी में यही थे कि वाह इक्वल टू सम, गो टू D6, शिफ्ट की करके अपने लास्ट वाले पे किया, एंटर, ताली बजाओ, काम हो गया, बिकॉज आउटपुट आ गया। बट हमने वो चेक नहीं किया कि ये टोटल तो सबका मिक्स ही दे रहा है, तो ये तो आउटपुट रॉन्ग ही हो जाएगा ना जो हमने प्रीवियसली किया था। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने ये ईस्ट सिलेक्ट कर लिया मैन्युअली, फिर हम वेस्ट में जाते हैं। हालांकि मेरा रेंज सेम है इसलिए आई सिलेक्ट सेम रेंज ओनली एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर नॉर्थ डेटा में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर हम साउथ में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप कॉलम अगर आपको टॉप रो आपको चाहिए, लेफ्ट कॉलम जहाँ पे मेरे नेम्स रखे हुए थे, टॉप में हेडिंग्स थी एंड क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, क्या लिंक चाहिए भाई। हम यहाँ पे ये अगर आपका एक्सटर्नल डेटा रहता तो आप एक्सटर्नल यहाँ से ब्राउज करके आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देती हूँ और आपका डेटा रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कम कर रही हूँ ताकि आपको दिखे कि जो इतने कम नाम दिख रहे थे पर वो कम नहीं थे, क्योंकि अलग अलग शीट्स में बाद में तो मेरे नीचे अलग अलग नाम हो गए थे ना, तो ये सबका कंसोलिडेटेड अलग अलग आ गया। प्लस अगर आप दिखना चाहते हो डिटेल्ड में, तो ये डिटेल्ड आ गया कि यश का ये टोटल अगर हो रहा है तो किसके बेस पे हो रहा है, लिशिता का ये हो रहा है तो किसके बेस पे हो रहा है, हर्षित का हो रहा है किसके बेस पे हो रहा है, प्राची का हो रहा है, कुणाल का हो रहा है, ऐसे करके हर एक पर्सन का आपको यहाँ पे ये डिटेल दिख जाता है। हाँ, डेटा टैब पे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट, हाँ ये कहाँ से हुआ, ये यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप, यहाँ पे ये ग्रुप्ड है तो ये आपको कंसोलिडेटेड दिख रहा है, और ये आपने 2 पे क्लिक किया तो ये अनग्रुप हो गया, तो ये आपको डिटेल्ड 1 दिखेगा ऐसा करके। मैक्रो करना पड़ेगा सर आपको, उसके लिए एक साथ में मैक्रो है अवेलेबल कि मल्टीपल शीट्स की आप रेंज को सिलेक्ट करके कंसोलिडेट कर सको। मैक्रो इज़ अवेलेबल और कोडिंग भी ओपन सोर्स में अवेलेबल है, खाली VBA में किसी को पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आना चाहिए। 100 VBAs फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें ये वाला कोडिंग अवेलेबल है। कि आप जो बोल रहे हो ना 500, क्योंकि आपकी तो बहुत सारी डेट्स, आपकी बहुत सारी शीट्स रहती है तो उससे पुल करने के लिए, बट देयर हैज़ टू बी कैपेसिटी। आई गेस मैम मैक्रो नहीं हो पाएगा, राइट? आई डू अंडरस्टैंड, टाइम कंस्ट्रेंट है ना। हाँ टाइम हो गया तो उनके वहाँ से मुझे ग्रीन सिग्नल आ गया है। हाँ रेड सिग्नल, सॉरी। सर आपके जो यंग आर्टिकल्स आते हैं ना, आप उनको यानी ऐसे बोल सकते हो कि प्लीज़ सीख लो। वो लोग काफ़ी प्रोएक्टिव भी रहते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे से सीख भी लेते हैं ऐसा करके। एंड कोडिंग इज़ डैम ईजी। बेसिकली क्या होता है, मैक्रो के केसेस में हमें टफ हर एक चीज़ें इसलिए लगती है क्योंकि हमें रन करने या तो रिकॉर्ड करने के टाइम पे प्रॉब्लम आता है। बट किसी को भी मैक्रो कोडिंग अगर सीखना है ना, तो इन नटशेल मैंने कोडिंग को रिवर्स में सीखा। कैसे? पहले मैक्रो को रिकॉर्ड किया। करीना को बोलो कंसोलिडेशन और आई डोंट माइंड। सो 5 minutes more, फाइन।
सो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोज, वन इज एब्सोल्यूट मैक्रो एंड सेकेंड इज रिलेटिव मैक्रो. एब्सोल्यूट मैक्रो के केसेस में क्या होता है कि अगर मैंने C5 से E12 की रेंज में मैक्रो को रिकॉर्ड किया है तो वो वहीं पे रिकॉर्ड होगा, रन होगा वहीं पे, कभी भी वो सेल रेफरेंस चेंज नहीं करेगा. एंड रिलेटिव मैक्रो मीन्स क्या होता है कि वो अपनी रेंज को हमेशा चेंज कर सकता है, पॉसिबल है कि उसकी रेंज चेंज हो सकती है. सो वाइल यू स्टार्ट योर मैक्रो रिकॉर्डिंग यू हैव टू प्लान योर एक्टिविटी फर्स्ट. स्टेप नंबर 1 कि पहले आप थॉट प्रोसेस क्लियर कर लो कि आपको मैक्रो क्यों रिकॉर्ड करना है, आप मैक्रो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप क्या काम करने वाले हो, एंड आपका फाइनल आउटपुट आपको क्या एक्सपेक्टेड है वो. देन स्टेप नंबर 1, बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग वेयर योर कर्सर हैज टू बी. सो एब्सोल्यूट मैक्रो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो वो वहाँ पे कर्सर होना चाहिए जहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है. मेरी रिकॉर्डिंग है ना, मैं अभी जो नेक्स्ट टास्क कर रही हूँ वो C5 से करने वाली हूँ. सो A1 में तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने मेरा कर्सर A1 में रख दिया. मैंने प्लान कर लिया कि मुझे एक फॉर्मेट रेडी करना है जिसकी विथ एवरीथिंग मैंने पूरा का पूरा क्या स्टाइल रहेगा, क्या विथ रहेगा एंड एवरीथिंग आई हैव प्लान्ड. और उसके बाद में मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ. A1 में कर्सर है. ये मिस्टेक है ना नॉर्मली लोग करते हैं कि कर्सर कहाँ पे रखना वो ना पता होने की वजह से आउटपुट में एरर आता है और लोग छोड़ देते हैं कि मैक्रो टफ है, मैक्रो टफ है. मैक्रो इज़ नॉट एट ऑल टफ, वो इजी है, खाली कर्सर कहाँ पे होना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो A1 पे कर्सर रखा, ऑल WMR, व्यू टैब में मैक्रोस, उसमें रिकॉर्ड मैक्रो. सो यहाँ पे मैंने मैक्रो नेम दे दिया लेजर, शॉर्टकट की मैं डाल देती हूँ l, ओके कर देती हूँ. ने स्टार्ट कर दिया. सो लेट्स से मैं यहाँ पे डालती हूँ डेट, यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ और यहाँ पे अमाउंट. अभी प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करिए कि आप लोग कॉलम विथ कितनी एक्सपेक्ट करेंगे. ऑल्ट HOW, डेट के लिए कितनी कॉलम विथ रखूँ, 10. ओके. पर्टिकुलर्स के लिए कितनी रखूँ, ज़्यादा हो जाएगा सर. 25 इज़ ओके, 25. JF के लिए 4 इज़ ओके. अमाउंट के लिए कितनी रखूँ सर, 10 के 12 या 15, ना किसी का 15 रख देते हैं. अभी आप क्या बोलोगे सर, हमेशा हेडिंग्स हैज़ टू बी इन सेंटर, सेंटर ऑलवेज, है ना, ये सब हमारी बहुत सारी रहती है चीज़ें. ऑल्ट AC, ऑल्ट AM, डायरेक्टली होम टैब से भी कर सकते हैं सेंटर सेंटर. ऑल्ट J कर दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी एक स्टाइल में सिलेक्ट कर देती हूँ. और ये ग्रीन कलर करना चाहिए था बट ठीक है. यहाँ पे मैंने ये मेरा रेंज सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट BA, ये बॉर्डर्स दे दिया. अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी चाहिए रहेगी, तो ऑल्ट HVW कर देती हूँ. सेम विथ एवरीथिंग सेम में ये आ गया. अभी बिफोर यू स्टॉप रिकॉर्डिंग वेयर योर कर्सर हैज़ टू बी, यू हैव टू प्लेस. आपने ये प्लेस कर दिया. सो मेरा टास्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी करके. ऑल्ट WMR, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने. अभी मैं कंट्रोल N करके न्यू वर्कबुक में गई. सर मुझे M से चाहिए, ये वाला M1 से चाहिए, और मैं कंट्रोल L कर रही हूँ. पर देखो कहाँ से आया, C5 से आया. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्रो. एब्सोल्यूट मैक्रो यानी क्या रहता है, जो प्लेस पे आपने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया वही प्लेस पे वो हमेशा लाइफ लॉन्ग वो रन करते रहेगा, उसके प्लेस के अलावा कहीं पे भी नहीं करेगा. इसलिए हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो रिलेटिव मैक्रो यूज़ करते हैं. ऑल द मैक्रोज आर बीइंग रिकॉर्डेड डिफ़ॉल्ट इन दी एब्सोल्यूट फॉर्म. अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो अपने यू विल हैव टू मेक इट रिलेटिव मैक्रो. अभी हम क्या करेंगे, रिवर्स में अगर हमें सीखना है तो मैं इसको डोंट सेव कर देती हूँ. पहले यहाँ पे मैं गई, ऑल्ट F8 में यूज़ किया, ऑल्ट F8 में यूज़ किया. यहाँ पे ये मुझे लेजर दिख रहा है. यहाँ पे हम स्टेप इन्फो में जाते हैं
सो ये पूरे के पूरे हमें स्टेप इन्फो आ जाता है। अब मैंने जो टास्क परफॉर्म किया है वो मुझे तो पता ही है ना। अभी हर एक टास्क को मैं मैन्युअली देखूंगी कि इसने कोडिंग प्रैक्टिकली कैसे किया हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग रिवर्स में रिकॉर्डिंग के लिए जा सकते हैं बाय कोडिंग। सो ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो बाद में हमें इजीली आ जाता है ऐसे करके। नहीं सर, उसके लिए ऑप्शन रहता है, पहले आपको यू विल हैव टू सिलेक्ट रिलेटिव मैक्रो। आता है ना सर कोड, वो रिप्लेस कर देने का। अगर मैं कहीं पे भी हूँ, सो एंड सो प्लेसेस पे, मेरा आर्टिकल मुझे बोल रहा है कि ये है ना, ये प्रॉब्लम बार बार आ रहा है कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से कॉपी किया स्टफ को और पेस्ट किया मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो क्या हो रहा है, स्टेटमेंट है ना वो स्प्लिट हो जाती है। अगर आपने देखा रहेगा तो बार बार उसको बैक स्पेस करना, उसकी फॉर्मेटिंग को सेट करना, और आपने चेक किया रहेगा उल्टा पी करके एक ऑप्शन आता है वर्ड में, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो प्रॉपरली एंड हुआ है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ना, एक पैराग्राफ को सेट करने में नेट मेरी 9 मिनट्स वेस्ट होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने मैक्रो का कोडिंग कर दिया कि इफ़ देयर इज लाइक पैराग्राफ्स, सो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे स्प्लिट है तो तुमने इसको बैक स्पेस करना है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स को रिमूव करो और फॉर्मेटिंग में जाओ, फॉर्मेटिंग में जाके आप पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट कर दो। मैक्रो कोडिंग कर ली मैंने, ये कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर ली, मेरे स्टाफ को मेल कर दी और बोला तू एक काम कर, तू VBA ओपन कर, कोडिंग को पेस्ट कर दे और रन कर ले ऑल्ट F8 करके। यहाँ पे आप आके पेस्ट कर देते हो, यहाँ से आपने कॉपी किया, वो वहाँ पे अपने सिस्टम में स्टार्ट करेगा कोडिंग वाला और वहाँ पे पेस्ट कर देगा और वो रन कर लेगा। जैसे ही वो रन पे क्लिक करेगा तो उसके भी मैक्रोज वहाँ पे वो रन होते रहेगी। सो ये बहुत इजी हो जाता है, बट ज़्यादा अभी टाइम मैक्रो में हम दे नहीं पाएंगे, आई एम रियली सॉरी। सो और मैक्रोज के लिए जैसे आपने शायद से बोला था कि बटन डाल देते हैं हम, सो वही कि मैक्रोज के लिए कैसे रहता है कि ये लेजर फॉर्मेट का अगर हमें बार बार कुछ ना कुछ यूज़ करना रहता है, सो वो बटन डालना है ना, पता नहीं लोगों को बहुत बड़ी फैंटासी लगती है, बट बटन इज़ सुपर ईजी कि हम, हाँ बिकॉज आई हैव सीन ओह बटन ऐसे करके, अरे दैट इज़ नथिंग। जस्ट आपने कोई भी एक ऐसे शेप इंसर्ट कर दिया, अब जैसे राइट क्लिक करते हो, असाइन मैक्रो पे आप क्लिक कर देते हो, आपने ये लेजर सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये बटन में क्या हो गया कि ये मैक्रो असाइन हो गया है। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो कि वो मैक्रो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये बटन का ये काम रहता है बेसिकली। और रिलेटिव मैक्रो अगर आपको रिकॉर्ड करना रहे कभी भी, तो जस्ट एक स्टेप में डिफरेंस है, कि व्यू में यहाँ पे मैक्रोज में आप रिकॉर्डिंग करना चालू करो उसके पहले यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेते तो क्या हो जाता है कि वो अभी आपकी शीट रेडी हो चुकी है रिलेटिव मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए। सो अभी आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या करेगा, एक क्विकली बता दूँ। थैंक यू। सो यहाँ पे नहीं 1 मिनिट જ જશે, થઈ જશે। હા 1 મિનિટમાં થઈ જશે। હા અરે લોઅર અપર એટલું છે, ઇટ ટેક્સ સેમ ટાઈમ ઓનલી, લેટ ઇટ બી નો। ओके अच्छा, सो मैंने किसी को टाइप करने के लिए बोला हुआ था और उसने कुछ ऐसे टाइप किया था। किसी को डेटा एंट्री करने के लिए बोली गई थी, बोला गया था कि फॉर्म में एंट्रीज़ है, तो तुम्हें क्या करना है कि पर्सन का नेम टाइप करो, पर्सन का एड्रेस टाइप करो और मोबाइल नंबर टाइप करो, पर वो जनाब ने ऐसे टाइप कर दिया है। अब एनालिसिस करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं अपने इजी काम के लिए, ताकि मेरे से कोई भी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं डेवलपर टैब को यूज़ करती हूँ।
डेवलपर टैब में यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने ये सेम है, अगर आप व्यू में मैक्रो से यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ले रहे हो, अगर आप ये ले रहे हो, दोनों सेम है। यूज़ रिलेटिव रेफरेंस लिया, बट यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल को दिखता है कि दिस इज सिलेक्टेड, ताकि उससे गलती ना हो जाए। बिफोर यू स्टार्ट योर मैक्रो रिकॉर्डिंग, योर कर्सर हैज़ टू बी एट द सेम प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड। एब्सोल्यूट में क्या था, वो अलग प्लेस पे होना चाहिए, और रिलेटिव के केस में इट हैज़ टू बी सेम प्लेस पे। सो A1 पे कर्सर रखा, ऑल्ट WMR किया मैंने, इसका नाम मैं दे देती हूँ रिकॉन। मैं इसका स्मॉल केस में कंट्रोल R डाल देती हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है सर। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल X करती हूँ, इसको कंट्रोल V करती हूँ, कंट्रोल X किया, कंट्रोल V कर दिया। इसमें है ना मैक्रो को एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप करते हो ना कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल ऑल्ट V, ये मैक्रो कोडिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये वाली शॉर्टकट कीज़ कभी नहीं चलती है। ऑल्ट H D R टू डिलीट रो, ऑल्ट H D R डिलीट रो, मैंने डिलीट कर दिया है। अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, एक नॉर्मल वाला मैक्रो, अगर आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हो, फिर आप कंट्रोल R करोगे तो जो काम आपने नीचे किया है वो सेम यहाँ पे आपको करके दे देगा, पर वो मैं आपको करके दिखाऊंगी तो दूसरा वाला टास्क करके नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए डायरेक्टली दूसरे पे हम जंप करते हैं। थोड़ा सा एडवांस मैक्रो, क्रिएटिंग लूप। अभी समझिए आपके पास तो बहुत सारा डेटा है ना, तो बार बार आप कंट्रोल R कंट्रोल R कंट्रोल R करोगे ना तो आपको जमेगा ही नहीं ना। सो बिफोर यू स्टॉप रिकॉर्डिंग, एक बार वही शॉर्टकट की टाइप कर लो, प्रेस कर लो जो आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए की हुई थी। सो मैंने एक बार कंट्रोल R वापस कर लिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ मैं, कंट्रोल R प्रेस करके दूर हट जाता है, थोड़ा सा वो करेगा अपना। इसकी पर है ना कैपेसिटी 100 आउटपुट तक की स्मूथली होती है, बाद में बहुत बार आपकी फाइल्स करप्ट हो जाती है, फाइल्स में इशू भी आती है। वो कभी भी हम ऐसे टेक्स्ट और नंबर लिखते हैं ना साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज कर लेता है ड्रैग करने से। देखिए सर, यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। सो एक साथ में मेरा पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कॉलम में था वो रो में चले गया, जो रो में था वो कॉलम में चले गया। वी हैव डन मैम। अच्छा वेयर इज़ योर शीट? क्विक एक्सेस टूल बार में नाखी दो ना। ये अलग कैमरा है, ये बहुत अच्छा कैमरा है एक्चुअली। ये हम लोग सिखाते हैं ना स्टूडेंट्स को, तभी वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन हाइड देयर फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। दिस वन, ये एक शीट इंसर्ट कर लो ना। ओके, सो कैमरा ऑप्शन के लिए क्या करना रहता है हमें? सबसे पहले हमें हमारा रेंज सिलेक्ट प्रोटेक्टेड है, ऑल्ट RPS है નથી अरे कंट्रोल 1 કરીને છે, પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ શીટ છે તમારી। ઓકે, कैप्स ओके। सो यहाँ पे थैंक यू 9 पाकू एच ये है ना, लेट्स से हमें कहीं सिलेक्टेड नहीं था तो मारा मत जाओ।
हमारा मत वही जाओ यहाँ बेटर दिस वन ओके लेट्स से मुझे इसका ये वाला डेटा का हाँ कयो रो डेटा लो नॉर्थ कैमरा पे क्लिक करना है हमने ये कैमरा पे क्लिक किया देयर हैज़ टू बी वन ब्लैंक शीट जहाँ पे हम ये कैमरा को ऐसे जाके ड्रैग कर देते हैं सो वो कैमरा में जो हमने रेंज को सिलेक्ट किया रहता है ये पूरा का पूरा ऐसे पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाता है वापस हम यहाँ पे कोई भी रेंज रहता है जैसे कि आपने डैशबोर्ड बनाया है जैसे सर का डैशबोर्ड था ऐसा आपने डैशबोर्ड बनाया हाँ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में अपने रेंज को सिलेक्ट किया आपने कैमरा पे क्लिक किया वो शीट में जाके आपने क्या किया वो वापस डैशबोर्ड में नॉर्मली कहीं पे जाके आपने ड्रैग कर लिया फिर अभी लेट्स से यश में सॉरी यहाँ पे लेट्स से मैंने चेंज कर दिया 344 केम ना थे कर तो आप अभी इसको भी जाना है वो खुद ही अपडेट कर लेगा इन शॉर्ट हाँ वो बार बार तो ये मेनली कैसा है कि स्क्रीनशॉट में कैसा होता है कि यू आर टेकिंग ओनली स्क्रीन कैप्चरिंग बट ये क्या हो जाता है लिंक भी हो जाता है प्लस डैशबोर्ड में ना आपको फॉर्मूलाज हाइड करने का मगजमारी रहता है ना कि आई डोंट वांट टू डिस्प्ले माय फॉर्मूला टू एनीवन तो आपने क्या किया वो शीट्स को आपने हाइड करके रख दिया फिर वो शीट्स को हाइड रखने के बाद में आपने ये कैमरा से स्क्रीन कैप्चर करके पूरा का पूरा डैशबोर्ड दे दिया और ये खाली सामने वाले को दिख रहा है कि इमेज फॉर्मेट में हाँ कैमरा दे देने का बाकी की शीट्स आपने हाइड करके दे दिया ऐसा करके पर इन हाँ सेम यानी ये सेम में ऑटो रिफ्रेश वाला नहीं होता है वी हैव डन विद दिस थैंक यू मैम